नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कीज टू सक्सेस में। दोस्तों, जैसा कि पीईबी ने हाल ही में जेल पुलिस की वैकेंसी निकाल दी है और आप सभी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में पहले से लगे हुए थे और आप निश्चित ही सरकारी नौकरी चाहते होंगे। इसलिए हम जेल पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 20 मार्क्स की हिंदी आने वाली है उसके कम से कम 2000 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। वीडियोस की शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेल पुलिस हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे प्लाटून कमांडर हो, चाहे एसआई हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग का प्री का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे प्री बीएड का जो एग्ज़ाम होता है, इन सभी में आपको पता है कि हिंदी का वेटेज अच्छा खासा होता है। और जहाँ तक कि 70 नंबर की हिंदी आपको एसआई में मिल जाती है। अगर आप हमारे चैनल से 2000 इन प्रश्नों को कर लेते हैं सॉल्व अच्छे से, तो आप निश्चिंत ही एमपीएसआई में 70 में से 70 नंबर पा लेंगे और आपका जो सपना है सरकारी नौकरी पाने का, वो निश्चित ही सफल होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम आज जेल प्रहरी के भर्ती परीक्षा 2014 का सेट उठाएंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है धूल फाकना मुहावरे का अर्थ बताना है। इसके ऑप्शन है इधर उधर टहलना, धूल भरी राह पर चलना, दर दर भटकना, धूल उड़ाते चलना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दर दर भटकना। अगला प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ बताना है। इसका ऑप्शन है गगरी भरी न होने के कारण छलकना, अल्प ज्ञान पर इतराना, ज्ञान प्रदर्शन करना, अज्ञान प्रकट करना। इसका सही आंसर क्या होगा? अल्प ज्ञान पर इतराना। हमारा अगला क्वेश्चन है तुम जो अपने हाथों में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो। उक्त पंक्तियों में कवि किसको संबोधित कर रहा है? ऑप्शन है वकील, किसान, मजदूर, जवान। आप पढ़कर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि खेती में जाकर खेती कौन करेगा? किसान। इसका सही उत्तर किसान है। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती है। उक्त पंक्तियों के आधार पर बताइए कि सोने में चमक और मजबूती कब बढ़ जाती है? सोने के विशुद्ध होने पर, गहने बनने पर, थोड़ा तांबा मिलाने पर, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा तांबा मिलाने पर। अगला प्रश्न है विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है? ऑप्शन क्या है? प्रधान अध्यापक, कक्षा अध्यापक, निरीक्षक, कक्षा प्रतिनिधि। इसका सही आंसर प्रधान अध्यापक। आप सभी स्कूल गए होंगे। अगला प्रश्न है विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र। इसका क्या आंसर होगा? शिकायती पत्र। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई मार्ग में बाधा आती है तो आप दिन भर शिकायत करने बैठ जाते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कहाँ जाएंगे आप? शिकायती पत्र लेकर कहीं ना कहीं तो जाएंगे, नगर पालिका, नगर निगम। 7वां प्रश्न है इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, शंकर शेष, कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यानिवास मिश्र। आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग ले लेते हैं। विद्यानिवास मिश्र संस्कृत के प्रकांड विद्वान, जाने माने भाषाविद, हिंदी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। जबकि मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाटक लेखक और उपन्यासकार है मोहन राकेश। ठीक है। शंकर शेष कौन है? नाटककार है। हिंदी लेखक कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना 20वीं शताब्दी के सशक्त लेखकों में से एक समझाते हैं। 8वां प्रश्न है कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, सरदार पूर्ण सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। द्विवेदी जी हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट आलोचक, सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। निबंधकार के रूप में उनका सृजन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। निबंध संग्रह इनके महत्वपूर्ण कौन कौन से? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक के पर्व। जिसमें आपको कुटज और अशोक के फूल याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप नोट्स कॉपी बना लीजिए, इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगता है आप उसमें नोट कर सकते हैं लास्ट टाइम में, ताकि रिवाइज जल्दी हो जाए। अगला 9वां क्वेश्चन है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। उक्त पंक्तियों में के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन नागार्जुन, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नागार्जुन। 10वां नंबर का प्रश्न है, केदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे। इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय आत्मा के उपनाम से जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आप सभी जानते होंगे, इसका सही उत्तर क्या है? रति। अगला प्रश्न है हमारा 12th, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतपु परय प्रभात। इस दोहे में कौन सा अलंकार बताना है? उत्प्रेक्षा, यमक, विभावना, प्रतीप। इसमें से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। क्यों है? इसमें मनो शब्द आ रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मनो मानहु जनु जानहु, ये शब्द क्या पहचान है? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? हमारा ऑप्शन है 13-13, 11-11, 11-13, 13-11। इसका सही आंसर क्या होगा? 13-11। यहाँ पे गलत दिया हुआ है 13-11। और सोरठा क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। तो दोहे में कितनी मात्रा हो जाती है? दोहे में 11-13 मात्राएं हो जाती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उक्त पंक्तियों में कवि ने किसके सौंदर्य का चित्रण किया है? प्रकृति, देश, प्रेयसी, देव। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकृति। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तू सहज शांति का दूत, मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी, दृग में उड़ेल कर सहज शील, देखती तुझे दुनिया सारी। रामधारी सिंह दिनकर की उक्त पंक्तियों में किसका गौरवगान किया गया है? ए भगत सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी महात्मा गांधी। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है वीर रस के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उक्त पंक्तियों में महात्मा गांधी जी के बारे में गौरवगान किया गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम बताइए। चतुरसेन, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कौन सा था? सोजे वतन, जो जून 1908 में प्रकाशित हुआ था। इनके अलावा अन्य जो कहानियाँ इनके द्वारा है, पंच परमेश्वर, दो बेलों की कथा, पूस की रात, सदगति, विध्वंस और मंत्र। जिसमें आपको याद कौन कौन से रखना है? पंच परमेश्वर और पूस की रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है बोला गया है? चित्राधार, गीतिका, कानन कुसुम, इरावती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गीतिका। गीतिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका। और जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाओं को देख लेते हैं। कुछ काव्य संग्रह के बारे में पता कर लेते हैं। कामायनी, झरना, आंसू, कानन कुसुम इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, साय में धूप किसका गजल संग्रह है? मोहन राकेश, बशीर बद्र, दुष्यंत कुमार, रघुवीर शाह। इसका सही आंसर क्या होगा? दुष्यंत कुमार। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गजलकार थे। इनकी साय में धूप इनके गजल संग्रह, इसमें गजल संग्रह में से एक। इनके गजल संग्रह कौन कौन से? भूमि की, कहीं पे धूप, भूख है तो सबर कर। अगला प्रश्न है, विज्ञापन की दुनिया खर्च और बिक्री की दुनिया है। हम सपनों के सौदागर हैं, जैसे चाहिए बाजार जाए, सपनों और उम्मीदों की भरी ट्यूब खरीद ले। ये विज्ञापन का ही कमाल है कि हमारे 3 सदस्य वाले परिवार में 3 तरह के टूथपेस्ट आते हैं। उक्त पंक्तियों में किस विषय पर चर्चा की गई है? अर्थव्यवस्था, सपनों और उम्मीदों पर, नैतिकता और उपभोक्तावाद पर। जैसे कि आपको पता चल ही रहा है कि अगर विज्ञापन है तो वो बाजार में आ रहा है तो किसके लिए आ रहा है? उपभोक्ता के लिए आ रहा है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? उपभोक्तावाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? उसने कहा था, पंच परमेश्वर, एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती। इसका सही आंसर क्या होगा? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये रचना है। ठीक है। और पंच परमेश्वर किसकी रचना है? आप सबको पता है, प्रेमचंद की है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही आंसर क्या है? महादेवी वर्मा। इनके बारे में क्या है लिखा, आइए कुछ जान लेते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक है। स्मृति की रेखा इनका प्रसिद्ध क्या है? रेखा चित्र है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन और मिल जाएंगे कि स्मृति की रेखा किसका प्रसिद्ध रेखा चित्र है? महादेवी वर्मा जी का।
और शुद्ध वर्ण का जो आता है उच्चारण करते समय ये कवियत्री ऐसे लिखा जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी की बहुचर्चित आत्मकथा झूठन के लेखक कौन है? मोहनदास नेमिष-राय, जयप्रकाश कर्दम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मवीर। इसका सही आंसर क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आपका अगला प्रश्न कौन सा है? कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है? कवींद्र, देवेंद्र, वनौषधि, औषधि। आइए हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कवींद्र का क्या होगा? कवि धन इंद्र हो जाएगा, जिसमें क्या है? इसमें ई है, छोटी ई, धन, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी छोटी ई हो जाएगा। और ई दोनों ह्रस्व स्वर हैं, दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? वन धन औसत। इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है अ धन औ आ रहा है, और अ धन औ मिलके क्या बनता है? औ बनता है, जो कि दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। अगला क्या ऑप्शन है? अपना ऑप्शन है देवेंद्र, देव धन, जो कि क्या होगा? देव धन इंद्र। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आ रहा है अ धन ई, जो अ और ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं गुण संधि में क्या क्या आता है? ए, ओ और अर। इसलिए अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देवेंद्र। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं इसी माने। इत्यादि का क्या हो जाएगा? इति धन आदि हो जाएगा। इसमें क्या आ रहा? इसमें आ रहा है छोटी ई धन, इसमें आ, तो ये क्या बन जाएगा? अय या आय बन जाएगा। ठीक है, तो अय आय किसकी पहचान होती है? ये होती है यण संधि की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोयोग शब्द किस संधि से मिलकर बना हुआ है? तो इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। मनः धन योग हो जाएगा, जो कि कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना हुआ है? तो इसका क्या आंसर, इसके क्या ऑप्शन है? बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। चंद्रमौली से आप अगर इसका अर्थ निकालें तो चंद्र से हो जाएगा चंद्रमा, और मौली से हो जाएगा शीश। अर्थात जो चंद्रमा को शीश के ऊपर धारण करता है वो क्या होंगे? शिव भगवान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहुब्रीहि समास। का प्रश्न है, द्वंद्व समास क्या होता है? ऑप्शन है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसके दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? इसके शब्दों के बीच में और एवं आता है, या योजक चिन्ह आता है, जैसे माता और पिता। अगले प्रश्न में बोला गया है, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो इन ऐसे जो ऑप्शन के पास, मेरे हिसाब से तो आपको ऑप्शन के हिसाब से ही करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे गगन चुंबी का क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। बलहीन, बल से हीन। पद से दलित। और खान पान का क्या हो जाएगा? खान और पान, या योजक के चिन्ह के साथ लगे गए। तो क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या नहीं हो जाएगा? खान और पान। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का, तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें बताना है आपको। तो इसको भी आप ऑप्शन से करेंगे। तो तद्भव शब्द अमृत, यह क्या होता है? अमृत तत्सम शब्द का जो होता है तद्भव अमृत होता है। और अन्य क्या है? ऑफिस क्या है? विदेशज शब्द है। अनमोल क्या है? अन्न उपसर्ग से मिलकर बना हुआ है। आमदनी क्या है? एक अरबी शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आगत शब्द नहीं है। आगत शब्द का क्या मतलब होता है? किसी दूसरी भाषा से आया हुआ होना। तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है दूसरी भाषा से नहीं आया, अर्थात देशज शब्द है। तो अदालत, आमदनी और औरत, ये सब अरबी शब्द हैं, और ये बहन क्या है? देसी शब्द है। दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है वो याद करने होंगे। अरबी का कौन सा है, देसी कौन सा है, विदेशी कौन सा है, तुर्की का कौन सा है ना, रशियन का कौन सा है, और जापानी शब्द। अगला प्रश्न है आपका, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है?
अनिल समीर ये क्या होता है, वायु का होता है, दोनों पर्यायवाची, ठीक है। खग और विहग ये पक्षी का होता है। अनाथ सनाथ ये विलोम शब्द है, अनाथ का सनाथ। और तन और गाय क्या होता है, शरीर का पर्यायवाची शब्द है, अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा, अनाथ और सनाथ। हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, है, अक्षी, वजी, तुरंग। तो इसमें अक्षी जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि अक्षी का अर्थ क्या होता है, आँख होता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें इसी क्वेश्चन में आपको 2-4 चीज़ें इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे अश्व का और क्या पर्यायवाची बताया हुआ है, सेंधव, घोटक और है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अपनी नोट कॉपी बना करके उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आप लास्ट टाइम में रिवीजन अच्छे से कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, पूछा गया है। अधिक का अल्प, आरंभ का प्रारंभ, कठोर का कोमल, मुख्य का गौण। इसमें गलत प्रश्न है, ये होना चाहिए युग्म सही नहीं है, पूछा जाना चाहिए था। तो ये आरंभ का प्रारंभ नहीं होगा, बाकी तो सभी आपको नज़र आ रहे हैं जैसे कि सही है। हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है, अर्थात विलोम है। आज्ञा का प्रज्ञा सही है, ज्ञानी का विज्ञ गलत है, मयंक का मृगांक गलत है, पादप विटप गलत है, क्योंकि पादप विटप दोनों का अर्थ पौधा ही होता है। ज्ञानी विज्ञ का अर्थ भी ज्ञानी ही होता है, मतलब जो ज्ञानवान है, विद्वान है। और मयंक मृगांक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अज्ञ और प्रज्ञ। हमारा अगला प्रश्न है 34 नंबर का, विमुख का विलोम शब्द है। विमुख का क्या होगा, अमुख, उन्मुख, प्रमुख या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विमुख का अर्थ क्या होता है, नीचे की ओर चले जाना, और उन्मुख का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर गति होना, अर्थात विमुख का क्या होगा, उन्मुख होगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 35 नंबर का, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2, 1, 8, 20। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, पूरा आशय प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। वाक्यों का वर्गीकरण 2 दृष्टियों से किया जाता है, एक अर्थ की दृष्टि से और एक रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, 8। कौन कौन से होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विषम्यवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। दोस्तों बस 4 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमारे साथ बने रहें। 36 नंबर का क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, सरल वाक्य कहलाता है। आइए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो क्या कहलाता है, सरल वाक्य होता है, और उसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, ठीक है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। जबकि मिश्र वाक्य में क्या होता है, मुख्य उद्देश्य के अलावा एक या अधिक समापी का क्रियाएं होती है, जैसे रहा है, रहा था, या होगा या होगी। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य दोनों संयुक्त रूप से मिलकर बने होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वह आपकी श्रद्धा करता है, वह आप पर श्रद्धा रखता है, वह आपसे श्रद्धा करता है, वह आप में श्रद्धा करता है। देखिए दोस्तों, हम जैसे भगवान के पास जाते हैं तो हमारी श्रद्धा होती है उनके ऊपर, हम श्रद्धा रखते हैं भगवान के ऊपर, इस वजह से हम उनके पास जाते हैं। अर्थात सही कौन सा होगा, वह आप पर श्रद्धा रखता है, ना कि करता है। तो आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का। हमारा अगला प्रश्न है 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपका सब विचार अच्छा है, आप कुशल होंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और आप मुझ पर विश्वास कीजिए। तो कौन सा अशुद्ध है इसमें से, आपका सब विचार अच्छा है। जैसे आप पढ़ते समय आप जैसे आपको दिक्कत हो रही थी, तो ये अलग ही समझ में आ रहा है कि आपका सब विचार, आपके सब विचार सही अच्छे हैं, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है। ममता, रेखा, सुमन और सुषमा खेल रही है, गलत है, क्योंकि ममता और रेखा के बीच में अल्पविराम आना चाहिए था, और रेखा और सुमन के बीच में भी अल्पविराम आना चाहिए था। अगला प्रश्न है, रमेश तुम्हारे पिता का नाम क्या है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, उस हिसाब से तो ये गलत ही हो गया। अगला प्रश्न क्या है, तुम्हें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमने अभी द्वंद्व समास में पढ़ा था, खान और पान किसका उदाहरण होता है, द्वंद्व समास का, अर्थात इसके बीच में क्या आता है, योजक चिन्ह, न कि अल्पविराम चिन्ह। तो ये भी गलत हो गया। हमारा अगला क्या है ऑप्शन, यह गलत काम मुझसे नहीं होगा, अर्थात ये ही सही है हमारा, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है प्रेम, ममता, दया। ये सही है क्योंकि 3 अलग अलग शब्द है, तीनों अलग शब्दों को दर्शाने के लिए अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा जड़, चेतन, गुण, दोष। आप जानते हैं कि जड़ और चेतन एक साथ आता है, ना कि चेतन और गुण। इसी प्रकार गुण और दोष एक साथ आता है। इसके बीच में क्या लगेगा, योजक चिन्ह आएगा। अतः अनुचित प्रयोग का इसमें हुआ है, बी में हुआ है। और अगला क्या क्वेश्चन, अरे तुम बच गए, विस्मयादिबोधक का यूज़ किया गया है, तुम्हारा नाम क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो गलत कौन सा है इसमें दोस्तों, बी नंबर का। देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो होता है उसे दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बाकायदा मिल पाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।